चलिए आज हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं जो सीटेट जनवरी 2021 में पेपर फर्स्ट हुआ था उसका एनालिसिस आज हम लोग कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन कर रहा है, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार न करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन क्या है? तो हम लोग साफ साफ यह देख सकते हैं कि पिता लड़की की तरह व्यवहार करने के लिए कह रहा है, किसी एक साइड का पक्ष ले रहा है। तो यह जो होता है लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है, लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है। तो इसमें आपको आंसर हो गया फर्स्ट। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होना चाहिए? प्रगतिशील कक्षा का मतलब होता है एक अच्छा कक्षा जिसमें छात्र एक्टिव है, छात्र ज़्यादा से ज़्यादा भाग ले रहा है, छात्र को ज़्यादा से ज़्यादा बोलने के लिए आज़ादी दिया गया है। तो उस कक्षा में क्या होना चाहिए? तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए, जो अध्यापक फिक्स कर दिया वही नहीं रहना चाहिए, छात्र को ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिलना चाहिए। दूसरा ऑप्शन कह रहा है विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए। आपस में दो विद्यार्थियों के बीच आप लोग स्पर्धा करिएगा बार बार, वो अच्छा बात नहीं है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करना चाहिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी एक्टिव रहेगा वो ऑप्शन उतना ही अच्छा रहेगा। तो हम थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है कि जितना बच्चा को मौका मिलना चाहिए उतना अच्छा, इससे अच्छा ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका ने यह योजना, देखिए इसमें तीसरा क्वेश्चन कर रहा है कि छात्र एक बच्चा काम कर रहा है, तो उस बच्चा को टीचर डायरेक्शन दे रहा है कि ये करो, ये करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। तो ये कहलाता है, प्याजे के अनुसार बोल रहा है। तो जिन प्याजे साफ साफ कहता है यह जो होता है ना, एक तरह का आधारभूत संरचना होता है, उसी को हम फार भी बोल सकते हैं। फार या आधारभूत संरचना एक ही बात होता है। तो इसमें मेरा आंसर हो गया सेकेंड। चलिए आगे हम लोग चलते हैं 4 नंबर के क्वेश्चन पे। 4 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो 4 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो सामाजिकरण के बारे में कह रहा है। तो पहला ऑप्शन है विद्यालय सामाजिकरण का एक द्वितीय कारक है और परिवार सामाजिकरण का एक प्राथमिक कारक है। हम आप लोगों को बताए हैं पहले भी कि जहाँ विद्यालय लिखा रहेगा वो सामाजिकरण का द्वितीय कारक होगा और जहाँ परिवार लिखा रहेगा वो सामाजिकरण का प्रथम कारक होगा। तो हम साफ साफ देख सकते हैं कि पहला ऑप्शन में लिखा हुआ है कि विद्यालय सामाजिकरण का द्वितीय कारक और परिवार सामाजिकरण का प्रथम कारक। तो इसमें हमारा आंसर हो गया फर्स्ट। अब हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, जो आंसर सही होगा उसका डिस्कशन करेंगे और आगे बढ़ेंगे। यदि हमको 1 नंबर में आंसर मिल गया तो एक ही डिस्कशन करके आगे बढ़ जाएंगे। चलिए हम लोग चलते हैं 5 नंबर के क्वेश्चन पे। 5 नंबर का ऑप्शन क्या कह रहा है? 5 नंबर कह रहा है बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है किस पर? बहुबुद्धि सिद्धांत हम लोग जानते हैं कि बहुबुद्धि सिद्धांत दिया है। बहुबुद्धि सिद्धांत क्या कह रहा है? तो बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापी जा सकती है। नहीं, हम लोग जानते हैं कि जिसमें केवल लगा दिया वो ऑप्शन गलत होता है। ये की पॉइंट है, जिसमें केवल हमको दिख गया वो गलत होता है, बिल्कुल ही गलत होता है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सही आयाम में बुद्धिमत्ता निर्धारित करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि आप एक चीज़ में तेज है तो दूसरा चीज़ भी आपका मजबूत होगा। जैसे आपका मैथ मजबूत है तो आपका केमिस्ट्री भी मजबूत होगा, इंग्लिश भी मजबूत होगा, ऐसा कोई बात नहीं होता है। तो ये भी गलत है। तो तीसरा ऑप्शन कह रहा है बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। हाँ, हम ऐसा कह सकते हैं कि बुद्धि जो है उसकी विभिन्न दशा है, विभिन्न रूप है। बुद्धि कई प्रकार के हो सकते हैं, कोई मैथ में तेज है तो कोई
कोई गणित में तेज है तो कोई फिजिक्स में तेज है, कोई इंग्लिश में तेज है, कोई हिंदी में तेज है। तो ये हम लोग कह सकते हैं कि बुद्धि की विभिन्न दशाएँ हैं। हम लोग को इसमें सही आंसर मिल गया, आंसर नंबर 3। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, लॉरेंस कोहलर के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के डैश चरण को दर्शाता है। तो हम लोग जानते हैं कि लॉरेंस कोहलर जो है नैतिकता के बारे में बताया है। 3 दिए हैं, एगो दिए हैं पूर्व परंपरागत, एक दिए हैं परंपरागत और तीसरा दिए हैं उत्तर परंपरागत। तो हम लोगों को साफ साफ दिख रहा है कि कह रहा है कि आप कुछ करिएगा तो दूसरा आपको पसंद होगा, आप कुछ करिएगा तो दूसरा आदमी आपको पसंद करेगा। तो ये हम लोगों को नैतिकता आ गया कि गुड बॉय और गुड गर्ल का आ गया कि आप यदि अच्छा काम करते हैं तो आप लोगों के माता पिता आप पर गर्व करेंगे। तो ये चरण आ जाता है हमको परंपरागत में। तो प्रथागत अवस्था आ गया ये। तो इसमें आंसर सही हो गया 2 नंबर। तो चलिए हम आप लोग चलते हैं 7 नंबर के क्वेश्चन पर। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य। जहाँ लेव वाइगोस्की आ गया उसमें सामाजिक जुड़ा रहेगा, एक की पॉइंट होता है। आप लोग जब भी लेव वाइगोस्की देखिएगा तो सामाजिक पर ध्यान दीजिएगा। अगर सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में डैश के महत्व पर जोर देता है। तो लेव वाइगोस्की संस्कृति, समाज, भाषा, ये 3 चीज़ की पॉइंट आता है लेव वाइगोस्की का। तो इसमें साफ साफ दिख रहा है हमको कि पहला सांस्कृतिक उपकरणों पर जोर देता है। जिसमें मेरा आंसर आ गया 1st नंबर आंसर। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 8 नंबर का सवाल कह रहा है, जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचना को डैश के रूप में वर्णित किया है। तो जीन पियाजे जो है संज्ञानात्मक विकास पे जोर दिया है और कहा है कि स्कीमा जो आपके मन में एक तरह से फोटो छप गया है वो उसी को बोलते हैं स्कीमा जो आपके ब्रेन में क्या चल रहा है उसी को स्कीमा बोलते हैं। तो जीन पियाजे स्कीमा के बारे में बताया। तो इसमें आंसर आ गया 4 नंबर। चलिए हम लोग चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन के पास। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण होता है। तो हम लोग जानते हैं कि पियाजे ने 4 प्रकार के विकास के चरण दिए हैं। पहला संवेदिक या इंद्रियगामक अवस्था दिए हैं जो 0 से 2 साल होता है। दूसरा दिए हैं पूर्व संज्ञानात्मक विकास, पूर्व संज्ञानात्मक। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होता है वो आपको पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था जो होता है आपको 2 से 6 वर्ष का होता है, 2 से 6 वर्ष का होता है। उसमें जो हो कहता है जीन पियाजे कहते हैं कि विचार और सोच में के केंद्रीकरण, विचार और सोच के केंद्रीकरण। तो इसमें आंसर आ गया 2 नंबर। देखिए अमूर्त सोच का विकास, अमूर्त जो सामने न हो उस पर यदि आप सोचते हैं तो वो आ गया आपको 4था चरण में, जो अमूर्त चिंतन आ गया। और परिकल्पित निगमनात्मक सोच, परिकल्पित भी आ गया आपको अमूर्त सोच के अंदर। आप जो वस्तु सामने ने उस पर आप यदि लॉजिक लगा रहे हैं तो वो आ गया आपको अमूर्त। और संरक्षण जो होता है मूर्त अवस्था में आता है, मूर्त अवस्था में संरक्षण का गुण आता है। तो इसमें आंसर आ गया 2 नंबर। चलिए हम लोग चलते हैं 10 नंबर के पास। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो चलिए पहला ऑप्शन है, विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होते नहीं, सभी के लिए समान नहीं होते। कि किसी का हाइट जल्दी बढ़ जाता है तो किसी का देर से बढ़ता है, कोई लंबा होता है तो कोई छोटा होता है, कोई जल्दी कोई चीज़ सीख जाता है तो कोई देर से सीखता है। तो सभी के लिए समान नहीं होता। समान यदि हो जाएगा तो हम रॉबोट बन जाएंगे। रॉबोट बनना अच्छा बात नहीं है। सभी का ज्ञान भिन्न भिन्न अलग अलग होता है, सब अलग अलग तरह से विकास करते हैं। तो ये पहला ऑप्शन मेरा गलत है। दूसरा कह रहा है
विकास केवल, केवल हम बोले थे कि केवल लगा रहेगा तो गलत रहेगा, तो केवल लगा है तो गलत हो गया ये। विकास केवल बाल अवस्था के दौरान ही होता है, नहीं, विकास हमारा गर्भावस्था से लेकर जब तक मरने प्रांत तक चलता रहता है। विकास बहुआयामी होता है। हाँ, विकास का विभिन्न रूप होता है, विकास कई तरह का होता है, जैसे आपका हाइट बढ़ना, आपका वेट बढ़ना, आपका लंबाई बढ़ना, ये सब विकास के आयाम होते हैं। तो विकास वृद्धि वृद्धि को हम विकास कर सकते हैं, लेकिन सभी विकास को हम वृद्धि नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वृद्धि को हम नाप सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे किसी का हाइट बढ़ गया तो वो वृद्धि हुआ, किसी का वेट बढ़ गया तो वो वृद्धि के अंतर्गत है। लेकिन विकास, आप कितना सीखे हैं उसको नाप सकते हैं? नहीं। तो विकास को नापना पूरा तरह से मुमकिन नहीं है, लेकिन वृद्धि को हम नाप सकते हैं, देख सकते हैं। तो इसीलिए वृद्धि को हम विकास कर सकते हैं, लेकिन विकास, पूरी विकास को हम वृद्धि नहीं कर सकते हैं। तो इसमें आंसर आ गया मेरा 4 नंबर आंसर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? जन्म से किशोर अवस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? तो हम लोग जानते हैं कि प्याज सबसे पहले कहा संवेदिक अवस्था, दूसरा कहा मूर्त, तीसरा कहा अमूर्त। तो जिस चरण में दिया हुआ है तो इस पे पहला ऑप्शन हो गया। यदि दूसरा देखते हैं तो अमूर्त पहले नहीं आता है, क्योंकि पहले इंद्रियगामक या संवेदिक अवस्था आता है, इसीलिए हम लोगों का आंसर आ गया फर्स्ट ऑप्शन। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? तो हम आप लोगों को जानते हैं कि व्यक्तिगत भिन्नता होना अच्छा बात है, क्योंकि सबका ज्ञान अलग अलग होता है, सब अपना सोच अलग अलग तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं, तभी विकास तेजी से होता है। अधिगम की प्रक्रिया में बाधा नहीं होता है। अलग अलग सोच एक तरह से पॉजिटिव होता है और अच्छा होता है। किसी का दिमाग जल्दी लग जाता है किसी चीज़ पर, उस तरह काम होता है। तो भिन्नता अच्छा बात है। अध्यापक के पक्ष पर असफलता नहीं, ये दूसरा भी मेरा गलत हो गया। तीसरा कहा योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड। हम योग्यता आधारित समूह बना करके क्या करेंगे? अगर अलग ही करना है तो अच्छा बात नहीं है, फूट डाल देंगे हम। बच्चे को एक साथ रखना है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी कह रहा है कि बच्चे को एक साथ रख करके, समूह बना करके समावेशी शिक्षा देना है। चौथा ऑप्शन कह रहा है अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की प्रयोजना के लिए महत्वपूर्ण है। हाँ, भिन्नता एक अध्यापन के लिए बहुत अच्छा बात है, क्योंकि बच्चे कुछ न कुछ लेकर के विद्यालय आते हैं, अपना ज्ञान लेकर के आते हैं, तो उस ज्ञान को कक्षा में मान्यता देना चाहिए। तो ये अच्छा बात है। तो इसमें आंसर आ गया, 4 नंबर आंसर आ गया। चलिए हम लोग चलते हैं। 13 कह रहा है एक समावेशी कक्षा में डैश पर जोर होना चाहिए। तो समावेशी कक्षा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी कह रहा है समावेशी शिक्षा पर जोर देना चाहिए। एनसीएफ 2005 कह रहा है कि बच्चों को समावेशी शिक्षा देना चाहिए। तो पहला ऑप्शन कह रहा है प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्य। नहीं, लक्ष्य को पा करके क्या करेगा? यदि लक्ष्य पर ही जोर दिया देगा तो बच्चे सीखेगा क्या? न्यू एजुकेशन पॉलिसी कह रहा है कि बच्चों को सीखने पर ध्यान देना चाहिए। अभिवेदी समरूपी निर्देश दे करके क्या करोगे? एक जैसा समावेश, सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के अलगाव अलग कर देंगे। समाज के आधार पर यदि अलग कर देंगे तो ये अच्छा बात नहीं है। चौथा ऑप्शन कह रहा है हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने। हम पहले ही बोल दिए हैं कि जितना बच्चा को अवसर दिया जाएगा उतना अच्छा बात है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इन्वॉल्व रहे वो अच्छा बात है। तो इसमें ऑप्शन हो गया मेरा 4। चलिए 14 नंबर कहते हैं दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? तो हम लोग जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने विकलांग को दिव्यांग नाम दिए हैं 2016 के अधिनियम के द्वारा। तो उसमें कहा गया कि मंदित छात्र नहीं, विकलांग को मंदित नहीं कहे थे,
दूसरा है विकलांग छात्र, विकलांग नहीं, विकलांग तो पहले था। तीसरा ऑप्शन है छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, यस, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने विकलांग को दिव्यांग करार दिए। दिव्यांग एक अच्छा चीज़ है। तो हमारा आंसर आ गया, इसमें आंसर आ गया 3 नंबर आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर का रहा है अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। हम आप लोगों को पहले ही बोले हैं कि जहाँ पर नहीं लगा रहे वहाँ अच्छा से पढ़ना है, क्योंकि इसके चलते क्वेश्चन आप गलत कर सकते हैं। तो कह रहा है दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल, दृश्य श्रव्य अच्छा बात है, हमको चुनना है, नहीं लगा हुआ है इसलिए हमको निगेटिव चुनना है। संरचनात्मक शिक्षा छात्र उपायों का इस्तेमाल, ये भी अच्छा बात है, संरचनात्मक कार्य किया जाएगा। व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना, शिक्षा छात्र आकलन के लिए जटिल संरचना का प्रयोग करना नहीं, जटिल नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि अध्यापक अपना ही शासन चलाए तो ये अच्छा बात नहीं है। NCF 2005 ये अच्छा नहीं कह रहा है। तो इसमें मेरा आंसर आ गया 4 नंबर, क्योंकि यहाँ पर नहीं लगा हुआ था, इसलिए मेरा 4 नंबर आंसर सही हुआ। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन के बाद, सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है। पहले हम लोग समझते हैं कि सृजनात्मकता कहते हैं किसको। सृजनात्मकता माने होता है कि विभिन्न प्रकार की सोच, माने कई तरीके से प्रस्तुत करना किसी चीज़ को, ये सृजनात्मकता कहलाता है। माने कोई नया चीज़ क्रिएट करना। तो इसमें आप सारी चिंतन में आप कई तरह के सोच डेवलप कर सकते हो। 17 नंबर का क्वेश्चन है विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। जो अलग अलग जो समाज से आते हैं छात्र पढ़ने के लिए, तो एक अध्यापक के रूप में आप क्या करिएगा। विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए, नहीं, उसका छात्र जो मुद्दा उठाते हैं उसको टालना चाहिए नहीं चाहिए, उसका जवाब देना चाहिए, उसके बातों को मान्यता मिलना चाहिए। दूसरा ऑप्शन कर रहा है विविध विन्यासों से उदाहरण लेना चाहिए। तीसरा ऑप्शन का सभी सही लग रहा है 2 नंबर। तीसरा देख लेते हैं, सभी के लिए मानवीकृत आकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए। सभी के लिए एक ही तरह के आकलन नहीं, ये भी गलत है। किसी को मैथ आता है तो किसी को इंग्लिश आता है, तो एक तरह से आकलन कैसे करिएगा आप। ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करे, ये भी गलत है। तो हमारा आंसर साफ साफ दिख रहा है कि आंसर इसमें 2 होगा। चलिए आगे चलते हैं। समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। कह रहा है कि यदि कोई समस्या आ जाता है तो इसको किस तरह सुधारा जा सकता है। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। तो पहला ऑप्शन है लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर। आप लगातार बच्चा से अभ्यास कराइएगा, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, लगातार। चलिए दूसरा कह रहा है समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल कर। यदि आप एक ही नियम एक ही बार बताइएगा बच्चे को, ये भी गलत है। समरूपों को इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, समरूपों को माने बहुत सारे उदाहरण पेश करिएगा। तो मेरा 3 नंबर इसमें सही हो गया। 4 नंबर ऑप्शन कर रहा है विद्यार्थी में डर। यदि विद्यार्थी में डर पैदा करिएगा तो विद्यार्थी फिर आपसे पूछेगा क्या, वो तो डर के मारे ही रहेगा, तो आपसे प्रश्न क्या पूछेगा, तो ये भी गलत है। चलिए देखते हैं 19 नंबर कह रहा है अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। कह रहा है कि यदि बच्चा को आप मोटिवेशनल कर रहे हैं, उसको प्रेरित कर रहे हैं पढ़ने के लिए, किसी काम करने के लिए, तो उसको बनाए रखने के लिए ज़्यादा दिन तक। ऐसा होता है कि अभी हम लोग को कोई समझा दिया तो हम लोग को पढ़ने में मन लग जाता है, थोड़ा देर के बाद भूल जाते हैं, कुछ दिनों के बाद भूल जाते हैं। तो ऐसा नहीं भूलने के लिए क्या करना चाहिए, हमेशा बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए। तो बच्चे को दंड देकर आप दंड दे दीजिएगा तो क्या होगा, उससे और ख़राब हो जाएगा।
प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर, प्रवीणता अभिमुखी, हाँ, लक्ष्य पर जोर देगा, लक्ष्य को याद रखेगा, तभी उसका अभिप्रेरणा जो है हमेशा के लिए बना रहेगा। तो मेरा 2 नंबर इसमें सही आ गया। तीसरा ऑप्शन कर रहा है बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप। आसान क्रियाकलाप यदि हमेशा आसान ही दीजिएगा तो आगे कैसे बढ़ेगा। यंत्रवत याद करने पर जोर देकर, याद कराना गलत बात है, ज्यों का त्यों याद कराना गलत बात है। जो शिक्षक कह दिया वहीं याद कर लो, वहीं हो जाएगा, वो गलत बात है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है शर्मिंदगी, माने कोई बच्चा यदि कोई गलत काम कर दिया तो उसको आप कक्षा में दंड दे रहे हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा बच्चों पर। तो पहला ऑप्शन कर रहा है का संज्ञान से कोई संबंध नहीं, कोई संबंध नहीं, संबंध होता है संज्ञान से, कहीं नहीं संबंध। यदि बच्चा को एक बार आप डांट दीजिएगा तो फिर बच्चा डर जाता है। दूसरा कह रहा है का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, हाँ, नकारात्मक प्रभाव पड़ने का चांस रहता है। शर्मिंदगी, यदि बच्चे को डांटिएगा, फटकारिएगा, मारिएगा तो बच्चे पर नकारात्मक प्रभाव पड़ जाएगा। तो इसमें मेरा ऑप्शन हो गया 2 नंबर। चलिए 21 क्या कह रहा है निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना, ज्यों का त्यों, जो शिक्षक पढ़ा दिया उसी को याद करते रहो, ये गलत बात है। याद करना गलत बात है, केवल लगा रहेगा गलत बात है। संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, यस, ये अच्छा बात है कि कोई प्रश्न दिया उसके बीच आप कई तरह के सोच क्रिएट करिए, अपसारी चिंतन करिए, अपसारी चिंतन कर अलग तरीक़ा से, बहुत सारे तरीक़ा से सोच को डेवलप करना। तो अपसारणाओं के बीच संबंध खोजना ये अच्छा बात है। तो इसमें आंसर नंबर 2 सही है। चलिए 22 नंबर चलते हैं। एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों के विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि कह रहा है कि यदि कोई छात्र गलती कर रहा है तो शिक्षक को उस पर विश्लेषण करना चाहिए कि बच्चे क्यों गलती किया है, कहाँ गलती किया है, कि किस लिए गलती किया है, इस पर ध्यान देना चाहिए। तो पहला ऑप्शन कह रहा है इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती है। दंड नहीं, दंड देना गलत बात है, गलती करेगा तो बच्चा दंड नहीं दीजिए उसको। दूसरा कह रहा है त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। हाँ, ये बात सही है कि बच्चा यदि त्रुटि कर रहा है तो आप उसका अध्ययन कीजिए और उसमें उसके आधार पर उसको आप सुधार सकते हैं कि कहाँ पर गलती किया है बच्चा, क्यों गलती किया है। तो ये हमारे लिए एक तरह से अर्थपूर्ण है। तो इसमें आंसर नंबर हो गया 2। 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब, बच्चा को कब सीखने में कठिनाई होती है। पहला क्या है सूचना को अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। यदि बच्चों को बहुत सारे टुकड़ों में समस्या को प्रस्तुत कर दीजिएगा तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएगा, तो बच्चे को सीखने में दिक्कत आ जाएगी। तो मेरा पहला नंबर ही सही हो गया। दूसरा कह रहा वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होगा तो दिक्कत क्या होगा। हम यदि आंतरिक रूप से अभिप्रेरित रहेगा तो और अच्छा बात है, और पढ़ने पर मन लगेगा, और काम करने पर मन लगेगा। अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो, समाज के साथ जोड़ करके यदि काम करिएगा जहाँ बच्चा ज़्यादा इन्वॉल्व रहेगा तो और अच्छा बात है। 4 नंबर ऑप्शन कर रहा है विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया जाए, बहुत रूपों में प्रस्तुत करके आप उसको पढ़ाइएगा तो अच्छा बात है। तो इसमें आंसर मेरा 1 नंबर सही हो गया। 24 क्वेश्चन कर रहा है अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है। कह रहा है कि सबसे अच्छा अवस्था कौन सा है सीखने का, कब सबसे अच्छा बच्चा सीख सकता है। तो पहला कह रहा है उच्च उत्तेजना, उच्च भय। उच्च उत्तेजना तो अच्छा बात है कि बच्चा जोशीला हो, सीखने के लिए अभिप्रेरित हो, लेकिन यहाँ पर लिखा है उच्च भय, तो भय नहीं, यदि बच्चा डरा हुआ रहेगा परीक्षा को लेकर के तो क्या सीखेगा। तो पहला ऑप्शन मेरा गलत हो गया। दूसरा कह रहा है निम्न उत्तेजना, यदि वो अभिप्रेरित ही नहीं रहेगा, वो तैयार ही नहीं रहेगा मानसिक रूप से, तो क्या सीखेगा। उच्च भय और उसको डर पैदा
हो जाएगा एग्जाम लेकर के तो क्या सीखेगा, दूसरा ऑप्शन गलत हो गया। तीसरा क्या है, संतुलित उत्तेजना और कोई भय नहीं, ये सही है। संतुलित उत्तेजना, आपके अंदर आंतरिक अभिप्रेरित हो और कोई आपको भय नहीं है परीक्षा के लेकर के, तब आप अच्छा पढ़ाई कर सकते हैं। तो इसमें मेरा आंसर हो गया 3 नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 कह रहा है, अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में कह रहा है कि सीखने के लिए अधिगम माने होता है सीखना, सीखने का सबसे अच्छा विचार सुझाव क्या देता है, तो कह रहा है कि पहला ऑप्शन कह रहा है बच्चों की कोई भूमिका नहीं थी। सीखने में बच्चा की कोई भूमिका नहीं तो कौन सीखेगा, बच्चा यदि नहीं सीखेगा तो कौन सीखेगा। दूसरा कह रहा है बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर थे, पूर्ण रूप से नहीं, पूरी तरह से आप कहिएगा यदि बुजुर्ग पर निर्भर है, बड़े पर निर्भर है, तो ऐसा बात नहीं है। बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, हाँ सीखने में बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ये आंसर नंबर मेरा 3 आ गया। चौथा कह रहा है बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों, बच्चे जो है किताब से ही सीखते हैं, ये गलत बात है। बच्चे समाज से भी सीखते हैं, बच्चे स्वयं से भी सीखते हैं, तो ये गलत बात है। मेरा आंसर इसमें 3 नंबर से ही हो गया। 26 कह रहा है अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है। कह रहा है कि अधिगम अंदर सीखना, सीखने के लिए इसमें से कौन सा कह रहा है सही है, तो पहला कह रहा है योग्यता सुधारू है, माने योग्यता को आप सुधार सकते हैं, ये अच्छा है। दूसरा कह रहा है योग्यता अटल है, अटल एक बार गलती हो गया तो बार बार गलती होते रहेगा, ये गलत है। प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रयास से फर्क पड़ता है भाई। यदि आदमी प्रयास नहीं करता तो चांद पर कैसे जाता। यदि एडिसन साहब यदि बल्ब के लिए इतना प्रयोग नहीं करते तो आज हम लोग रात में अंधेरे में रहते, तो ये भी गलत बात है। चौथा कह रहा असफलता अनियंत्रित होता है, असफलता अनियंत्रित है, असफलता को सुधार नहीं सकते। यदि बच्चा कोई गलती कर रहा है तो उसको सुधार नहीं सकते हैं, बिल्कुल सुधार सकते, तो ये भी कह रहा है नहीं सुधार सकते, तो गलत है। तो इसमें मेरा आंसर हो गया 1 नंबर कि योग्यता को हम सुधार सकते हैं। 27 नंबर कह रहा निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है। संकल्पनात्मक समझ कह रहा है कि कई तरीके से सोच सकता है, इसमें आप यदि हेल्प कर दीजिएगा तो किस प्रकार हेल्प करिएगा। कह रहा है प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएँ, कह रहा है कि एक दूसरे के साथ बच्चे को प्रतिस्पर्धा करवाइए, ये गलत बात है। पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा, जो बुक में लिखा है वही शिक्षा दीजिए, ये भी गलत बात है। बारंबार परीक्षाएं, बार बार परीक्षा लेने से क्या होगा। 4 नंबर का अन्वेषण और संवाद, ये बिल्कुल सही है। बच्चा जितना इन्वॉल्व रहेगा, स्वयं से काम करेगा, उतना अच्छा बात है। बच्चा खोजेगा, स्वयं से संवाद करेगा, ये अच्छा बात है। इसमें आंसर नंबर मेरा 4 आ गया। फिर चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक कार्य के दौरान साइना स्वयं से बात करे। साइना एक नाम की एक लड़की है जो स्वयं कोई कार्य कर रहा है तो स्वयं से अपने आप से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोस्की के भाषा पर चिंतन या सोच के बारे में दिया गया विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है। तो कह रहा है कि यदि साइना नाम का लड़की है, कोई काम कर रही है तो स्वयं से बात कर रही है, तो कह रहा है वाइगोस्की के अनुसार इस बात करने को क्या कहते हैं। तो वाइगोस्की साहब कहे हैं स्वनियमन, इस बात को प्राइवेट स्पीच कहे हैं, स्वनियमन निजी वाक्य कहे हैं। तो इसमें मेरा आंसर हो गया 2 नंबर। 29 नंबर कह रहा है मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। मूल्यांकन पद्धति का क्या लक्ष्य होना चाहिए। विद्यार्थी को यदि आप बच्चे को मूल्यांकन कर रहे हैं, परीक्षा आयोजित कर रहे हैं, तो किस पर जोर देना चाहिए, वही कर रहा है 29 नंबर क्वेश्चन। विद्यार्थियों को नामांकित करना कि तुम तेज हो, तुम मुश्किल हो, अच्छा बात है, गलत बात है, 1 नंबर गलत हो गया। 2 नंबर का योग्यता आधारित समूह में विद्यार्थियों को विभाजित करना, आप विद्यार्थी को अलग कर दीजिएगा, तेज को अलग, मुश्किल को एक
गलत बात है। बच्चे को समावेशिक शिक्षा देना चाहिए, समावेशी शिक्षा देनी चाहिए। 3 नंबर का है शिक्षार्थी की ज़रूरत एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। यस, बिल्कुल सही है। यदि आप बच्चे का मूल्यांकन कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे में क्या कमी है, क्या बच्चा प्राप्त किया है, क्या प्राप्त करना है, क्या उसको चाहिए, इस पर ध्यान देना चाहिए तब मूल्यांकन करने के लिए। तो मेरा 3 नंबर सही हो गया। चलिए 30 नंबर चलते हैं। बच्चे के विकास की व्यक्तिगत भिन्नता को किस प्रकार प्रतिरूपित किया जा सकता है। कह रहा है बच्चे के विकास के बारे में आप विभिन्नता, यदि बच्चे में भिन्नता रहते हैं, विभिन्न ज्ञान लेकर के आते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके से ज्ञान लेकर के आते हैं, तो किस प्रकार इसको क्या आप बोलिएगा। तो हम लोग जानते हैं कि विकास जो है आनुवंशिकता और वातावरण के गुणनफल है। हम बार बार बोल रहे हैं कि विकास जो है आनुवंशिकता और वातावरण के गुणनफल से प्राप्त हुआ है। तो आनुवंशिकता एवं वातावरण की पारस्परिकता पर होता है। तो इसमें आंसर नंबर 4 हो गया। डेवलपमेंट जो है, हम फिर कह रहे हैं, डेवलपमेंट जो है हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट का प्रोडक्ट है। डेवलपमेंट जो है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का प्रोडक्ट से बनता है, जोड़ नहीं प्रोडक्ट, बार बार ध्यान रखिएगा आप लोग। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना बाल विकास के 30 क्वेश्चन किए हैं। फिर अगले दिन हम लोग लेकर के आएंगे। यदि आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा आदमी को शेयर करें। मैं वीरू कुमार गुरु मैथमेटिक्स में आप लोगों का स्वागत करते हैं। जय हिंद।